स्वागत है आप सभी का हमारे भौतिक भूगोल की क्लास में, जहां हम अध्ययन कर रहे हैं फिजिकल जियोग्राफी यानी कि भौतिक भूगोल। और इस भौतिक भूगोल के अध्ययन की सीरीज में कल हमने अध्ययन किया था यूनिवर्स का। कल हमने अध्ययन किया था कि कैसे हमारा यूनिवर्स बना, कैसे बिग बैंग विस्फोट हुआ। बिग बैंग विस्फोट कब हुआ था? तो वो हुआ था 13.8 करोड़ वर्ष पहले ये बिग बैंग हुआ था। और उससे आगे आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आ जाते हैं बोर्ड पे। आ जाएंगे। सबने हमने देखा था ब्रह्मांड की उत्पत्ति, कल जो हमने हेडिंग डाली थी उसी से शुरू करते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ये हमारी हेडिंग है। कल हमने इसको जाना था। कल इसके बारे में हमने पढ़ा था बिग बैंग से क्या हुआ था। बिग बैंग से जो बिग बैंग हुआ था, विस्फोट हुआ था, उससे क्या हुआ था? बहुत सारी एनर्जी एक साथ आई थी। उससे क्या हो गया था? उससे उच्च तापमान बढ़ा। उससे क्या हुआ? बहुत सारी एनर्जी उड़ी, एनर्जी से उच्च तापमान हुआ, तापमान बढ़ गया। तापमान, उसके बाद क्या हुआ? कणों का निर्माण। क्या हुआ इसके बाद? कणों का निर्माण। इसके बाद हुआ कणों का निर्माण। उसके बाद हुआ कणों का निर्माण। यह विस्फोट लगभग कब हुआ था? तो यह विस्फोट हुआ था लगभग कब? लगभग 13.8 करोड़ वर्ष पहले। करोड़ वर्ष पूर्व। 13.8 करोड़ वर्ष पूर्व ये विस्फोट हुआ था। उसके बाद क्या हुआ? धीरे धीरे इस विस्फोट के बाद ब्रह्मांड, क्या लिखेंगे? इस विस्फोट के बाद जो बिग बैंग विस्फोट हुआ, इस विस्फोट के बाद ब्रह्मांड बहुत ऊर्जा और तापमान से भर गया था। बहुत ही ऊर्जा और तापमान बहुत ऊर्जा और तापमान से भर गया था। बात कर रहे हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति की। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई थी? 13.8 करोड़ वर्ष पूर्व। इसमें क्या हुआ था? एक सिंगुलरिटी, एक छोटा सा बिंदु था जिसमें सारी एनर्जी, सारा ब्रह्मांड समाहित था। अचानक क्या हुआ? उसमें एक बहुत ही बड़ा विस्फोट हुआ, जिससे वो सिंगुलरिटी थी जो उस आपस में फैल गया। और उसका जो कचरा है वो आज भी अंतरिक्ष में विस्तार कर रहा है, आज भी वो एक्सप्लोर कर रहा है, आज भी वो फैल रहा है। ये बात कब की है? 13.8 करोड़ वर्ष पहले की ये बात है। इससे क्या हुआ? बिग बैंग से उच्च तापमान बढ़ा, कणों का निर्माण हुआ। उच्च तापमान से कणों का निर्माण हुआ। इस विस्फोट के बाद ब्रह्मांड में बहुत सारी ऊर्जा इस विस्फोट से क्या हुआ? ब्रह्मांड में बहुत सारी ऊर्जा, और ब्रह्मांड तापमान से, ऊर्जा और तापमान से पूरा सारा का सारा ब्रह्मांड भर गया था। धीरे धीरे यह ऊर्जा, आगे बढ़ेंगे इसमें, एक मिनट, इसको डिलीट कर लेते हैं, आगे लिखेंगे। जैसे कि हम धीरे धीरे क्या हुआ? ये जो इतनी सारी ऊर्जा फैल गई थी, ये धीरे धीरे ये ऊर्जा आपस में, धीरे धीरे यह ऊर्जा कणों में बदली। यह धीरे धीरे यह ऊर्जा कणों में बदली। कणों में बदली। वो कण कौन से थे? तो वो कण थे, कणों में बदली। कण कौन से थे? तो कण थे न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। इन कणों में धीरे धीरे ये ऊर्जा
बदल गई। उसके बाद क्या हुआ, फिर गैस के बादल बनना शुरू हुए। इन्हीं सभी से गैस के बादल बने। इन सभी से गैस के बादल बनने शुरू हुए। गैस के बादल हुए, गैस के बादल बनने शुरू हुए। गैस के बादल बने। गैस के बादल बने। मुख्यतः इन बादलों में या इन बादलों में कौन सी गैसें थी या कौन सी गैस थी, तो इसमें दो दो तरह की गैस थी, हीलियम और हाइड्रोजन। कौन सी गैस थी? हीलियम। हीलियम जिसे हम कैसे नाम करते, उसे किससे डिनोट करते हैं? H2 नहीं, He, जिसे हम डिनोट करते जिसे हम डिनोट करते हैं He से। हीलियम और हाइड्रोजन कौन सी गैसें थी? हीलियम और हाइड्रोजन दो गैस हैं। इन दो गैसों ने तापमान जो है वो बढ़ाया। कुछ जगहों पर यह गैस और धूल इकट्ठा होने लगी, कुछ जगहों पे और ये धूल और गैस इकट्ठा होने लगी, जिससे क्या हुआ, जिससे तारे का निर्माण हुआ आपस में। आगे हम देखेंगे इसमें इन धूल के कणों में आपस में एक दूसरे में घर्षण करने से स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, जिसे अपन बोलते हैं स्थिर बिजली, आपस में एक दूसरे से घर्षण करने से स्टैटिक स्थिर बिजली उत्पन्न हुई। और स्थिर बिजली से ही इन कणों को और आपस में जोड़ने के लिए विवश किया। ये जो कण हैं और आपस में एक दूसरे से जुड़ गए। क्या है, कुछ जगहों पर यह धूल के कण इकट्ठा होने लगे, कुछ जगह पूरे ब्रह्मांड में कुछ जगहों पे इन कणों को क्या हो जाएगा, ये जो कण हैं ये धूल के, कुछ जगहों पर ये धूल के कण, ये धूल के कण इकट्ठा होने लगे। ये धूल के कण इकट्ठा होने लगे, जैसे कि मान लो यहाँ पे ये हम बना देते हैं। यहाँ पे मान लो धूल के कण इकट्ठे हो रहे हैं। धूल के कण इकट्ठा हो रहे हैं और ये धूल के कण ही आपस में फिर आगे जाके इकट्ठा होने लगे। इकट्ठा करने की गति, ये सब कौन सी चीज़ से इकट्ठे हो रहे थे, तो इकट्ठा करने में इनमें मुख्य भूमिका निभा रहा था गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल तारों के अंतर्गत पाया जाता है। ये अपने पास में मतलब किसी भी वस्तु को खींचने की शक्ति होती है। एक अदृश्य बल होता है जो किसी भी एक वस्तु को दूसरी वस्तु की ओर अट्रैक्ट करता है। ये कैसे उत्पन्न होता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल ये घूर्णन के कारण या इस तरह की गतिविधियों के कारण उत्पन्न होता है। तो ये सब एक साथ कैसे क्यों आ रहे थे? इनमें इनके बीच में एक बल कार्य कर रहा था। बल को क्या, कौन सा बल था वो? गुरुत्वाकर्षण। इन सभी में गुरुत्वाकर्षण इनको आपस में खींच रहा था, जिससे एक छोटा सा बिंदु और उसका साइज बढ़ता जा रहा था। धीरे धीरे उसमें बहुत सारे कण जुड़ते जा रहे थे, गुरुत्वाकर्षण के कारण वो खींच रहा था, तो इसका आकार बढ़ता जा रहा था। गैस के बादल, इस सब को क्या बोलते हैं? तो इन गैस के बादलों को नेबुला कहते हैं। गैस के बादलों को जो इस तरह की संरचना होती है, ये गैस के बादल हैं। तो गैस के बादलों को नेबुला कहते हैं। इन गैस के बादलों को नेबुला कहते हैं। इन गैस के बादलों को नेबुला कहते हैं। बात करते हैं अब गैस बादलों की गतियों की। ये जो गैस बादल थे, ये जो नेबुला थे, इनकी गतियाँ कैसे हैं या इनकी गतियाँ किस प्रकार हो रही थी, उस पर बात करेंगे आगे। गैस बादल आपस में फिर क्या हुआ, जैसे कि ये एक बहुत बड़ा सा गोला, एक मिनट, मान लो ये बहुत बड़ा सा वो है, क्या होगा उसके बाद इसमें बहुत सारे जब ये कण जुड़ जाएंगे, बहुत सारे इसमें कण जुड़ जाएंगे, तो ये आपस में क्या करने लगेगा, ये रोटेट करने लगेगा। ये क्या करने लगेगा? ये रोटेट करने लगेगा। ये इस तरह से ये घूमने लगेगा। इस तरह से ये
रोटेट करने लगेगा या इस तरह से ये घूमने लगेगा। बीच में गैस संकुचित होने लगेगी। ये जो गैसें हैं ये बीच में इस तरह से यहाँ से दबाव पड़ेगा और ये जो यहाँ गैसें जो घूम रही थी ये बीच की ओर जाना शुरू करेगी, बीच की ओर दबाव डालेंगी तो यहाँ संकलन, यहाँ पे क्या शुरू होगा, यहाँ पे घर्षण उत्पन्न होगा, यहाँ पे घर्षण उत्पन्न होगा। और घर्षण से आप लोगों को पता ही होगा, दो चीज़ों को, दो वस्तु, दो पत्थर को रगड़ने से जो चिंगारी निकलती है, घर्षण से क्या, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी यानी कि यहाँ से स्थिर बिजली, स्थिर बिजली, स्थिर बिजली निकलती है या स्थिर बिजली पैदा होती है। जब एक कण दूसरे कण से टकराता है तो स्थिर बिजली पैदा होती है। बीच का क्षेत्र, इससे क्या होता है, जो बीच का क्षेत्र है, जो इन गैसीय बादलों का अंदर का क्षेत्र है, उसमें क्या हो जाता है, वो बहुत ही गर्म हो जाता है। वो उसका तापमान जो है वो अत्यधिक बढ़ जाता है। उसका तापमान, इसका गैसीय बादल का तापमान, तापमान इसका बढ़ जाता है, तापमान बढ़ जाता है, इसका तापमान बढ़ जाता है और इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर नाभिकीय संलयन शुरू होता है। क्या होता है इसके अंदर, नाभिकीय संलयन शुरू होता है। यानी कि ये गैसें हीलियम और हाइड्रोजन आपस में क्रिया करती हैं और बहुत ही तेज यहाँ से ऊर्जा, बहुत ही तेज यहाँ से रोशनी निकलती है। नाभिकीय संलयन शुरू हो जाता है। नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन शुरू हो जाता है, जिससे प्रकाश, जिससे जो तारा है, जो स्टार है, उसमें क्या आ जाती है, उसमें ऊर्जा आ जाती है और इसी ऊर्जा और इसकी जो संलयन की जो प्रक्रिया हो तेजी से बढ़ती है तो इसमें तापमान की मात्रा काफ़ी बढ़ती चली जाती है। अब आगे की वीडियो, आगे की उसमें स्लाइड में हम समझेंगे तारों का निर्माण कैसे होता है। यानी कि तारे जो हैं, जो आकाश में तारे टिमटिमाते दिखाई देते हैं, जैसे कि सूर्य भी एक तारा है, तो तारों का निर्माण कैसे हुआ है, तो हेडिंग डाल लेंगे तारे, तारे का निर्माण। तारे का निर्माण कैसे होता है, तारे का निर्माण कैसे होता है, तारे का निर्माण ये जानेंगे हम। तारे का निर्माण संकुचित ताप, मतलब कि जो गैसीय बादल थे जो आपस में संकुचित हो रहे थे, जो अंदर में वो हो रहा था, संकुचित प्लस ताप, संकुचन प्लस ताप, जो गैसें एक दूसरे से क्रिया करके, एक मिनट गलत लिखा गया, संकुचन प्लस ताप, संकुचन प्लस प्लस संकुचन प्लस ताप बराबर क्या हो जाता है, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय, नाभिकीय संलयन तारे में होना शुरू हो जाता है। इससे क्या होता है, इसका जो मध्य भाग है, इसका तारे का मध्य भाग जो है वो अत्यंत ही, मध्य भाग इसका अत्यंत ही गर्म हो जाता है। हाइड्रोजन गैस और ये जो गैसें क्या होती हैं, ये जलने लगती हैं, जिससे बहुत सारी एनर्जी का, यह मध्य भाग जो है वो जलने लगता है, मध्य भाग जलने लगता है, जलने लगता है। जलने लगता है जब हाइड्रोजन गैस, जब हीलियम और हीलियम, हीलियम और हाइड्रोजन गैस आपस में क्या करती हैं, क्रिया करती हैं। हाइड्रोजन गैस आपस में एक दूसरे से क्रिया करती हैं, इससे बहुत सारी एनर्जी एक साथ मिलकर करती हैं। हाइड्रोजन गैस मिलकर क्रिया करती हैं, क्रिया करती हैं, क्रिया करती हैं, जिससे बहुत सारी एनर्जी उत्पन्न, एनर्जी उत्पन्न होती है, जो अपन को तारे में, तारे का तापमान बढ़ाएगी या तारे में जो एनर्जी होती है उसको बनाती है, काम करती है। इसे न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, इसे न्यूक्लियर, इसे न्यू इसे न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन,
कहते हैं। इसे न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। जैसे कि हमने देखा कि एक छोटी सी इकाई थी, बिग बैंग हुआ, एक विस्फोट हुआ, वहाँ से पदार्थ और एनर्जी निकली। वो पदार्थ जब अंतरिक्ष में बिखर गया, कुछ समय बाद उसमें क्या हुआ, कुछ समय बाद वो जो पदार्थ है वो आपस में एक दूसरे के करीब आने लगे। करीब आने की शक्ति कौन सी थी? तो गुरुत्वाकर्षण ने चीज़ों को एक जगह, मतलब एक तरफ खींचा। जैसे कि कोई बड़ा कण है तो उसने छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया, अपने में खींच लिया और अपने आप को और बड़ा करता गया। और धीरे धीरे उसमें जो गैसें थी, हीलियम और हाइड्रोजन, उन गैसों में आपस में एक दूसरे में क्रियाएं शुरू हुई और ये गैसें जलना शुरू हुई। जलने से क्या हुआ? ऊर्जा की प्राप्ति हुई। एनर्जी बहुत ही मार्च लेवल पर, बहुत ही बड़े लेवल पर एनर्जी का उत्पादन हुआ और तारे में प्रकाश आया, या तारा टिमटिमाने, तारा चमकने लगा। तारे में बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ गया और तारा चमकने लगा। अभी भी जो अपना सूर्य तारा है, इसमें भी नाभिकीय संलयन हो रहा है। इसमें भी हीलियम और हाइड्रोजन गैस एनर्जी का उत्पादन कर रही हैं, आपस में क्रिया कर रही हैं। आपस में क्रिया कर रही हैं। अभी हमने जो पढ़ा था स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, वो क्या होती है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी उसे बोलते हैं हम स्थिर बिजली। क्या बोलते हैं? स्थिर बिजली बोलते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्थिर बिजली, इसका उत्पादन, स्थिर बिजली ये कैसे बनती है? तो स्थिर बिजली जो है, स्थिर बिजली क्या होता है? जैसे कि ये मान लीजिए, ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये किसी एक उसके अंदर, इसके अंदर होते हैं। जब ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। आपको पता होगा पूरा जो सर्किट कंप्लीट होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव से कंप्लीट होता है। यानी कि एक पॉजिटिव चाहिए होता है और एक नेगेटिव, इन दोनों से ही एक सर्किट कंप्लीट होता है। यानी कि बिजली का जो सर्किट है वो कंप्लीट होता है। इन दोनों से ही किसी भी वस्तु को या एनर्जी उत्पन्न होती है या एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो इनसे सर्किट कंप्लीट होता है। जब गैस के कण आगे होता है, इससे क्या होता है? गैस के जो कण हैं, गैस के कण आपस में टकरा जाते हैं। गैस के कण आपस में टकरा के इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं। इससे गैस के बादल से तापमान बढ़ने लगता है। ये जब आपस में क्रिया करते हैं, प्लस माइनस आता है तो एनर्जी बनती है। एनर्जी के क्या होता है? तापमान और ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तापमान और बढ़ जाता है। अब आगे की उसमें समझना है हमको कि आगे जो समझना है वो ग्रह कैसे बने, हमारे जो सौरमंडल के जो ग्रह हैं उनका निर्माण कैसे हुआ है। तो ग्रह कैसे बने, प्लैनेट कैसे बने, आगे की हमारी हेडिंग है प्लैनेट कैसे बने हैं। ग्रह कैसे बने। ग्रह कैसे बने? तारा बनने के बाद, जैसे ही ये तारा बन गया, जैसे कि अपन ने देखा कि इसके अंदर नाभिकीय संलयन हुआ। नाभिकीय संलयन से क्या हुआ? हीलियम और हाइड्रोजन गैस ने आपस में क्रिया की और इसका तापमान बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया। इसमें मार्स लेवल पे एनर्जी आ गई। जब ये हीलियम और हाइड्रोजन गैस जलती है तो बहुत सारी लाइट, बहुत सारा प्रकाश उत्पन्न होता है, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी निकलती है, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी निकलती है। जैसे कि इसमें लिखेंगे हम तारा का निर्माण हो चुका है। अब तारा बनने के बाद उसके आसपास, यानी कि तारा तो बन गया लेकिन उसके आसपास कुछ और भी मटेरियल, उसके आसपास जो भी और मटेरियल था, उसके आसपास जो अन्य मटेरियल या अन्य वस्तु या जैसे हम बोलते हैं अन्य वस्तु या मटेरियल बोल देंगे, अन्य मटेरियल था, उससे क्या हुआ? उससे वो आपस में एक दूसरे से जुड़ने लगे या आपस में गुरुत्वाकर्षण के कारण एक दूसरे छोटे आकार वालों को खींचने लगे और ये आपस में जुड़ते गए धीरे धीरे। और इनसे क्या हुआ? इनसे ग्रहों का निर्माण हुआ। चूँकि इनमें जो थे ग्रहों में, जब वो काफ़ी हुए हैं लेकिन इनमें नाभिकीय संलयन नहीं होता है।
नाभिकीय संलयन क्यों नहीं होता है? क्योंकि इनके अंदर हाइड्रोजन और हीलियम गैस जो है वो उतनी ज़्यादा नहीं होती है, यानी कि नाभिकीय संलयन हो सके इतनी मात्रा में हीलियम गैस और हाइड्रोजन गैस नहीं होती है। तो इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें तारा बोलते हैं। छोटे बादल आपस में टकराकर, मतलब जो छोटे छोटे कंकड़ थे, जो छोटे छोटे वो पदार्थ थे, वो आपस में टकराकर क्या बना लेते हैं? आपस में टकराकर ये इकट्ठे होते जाते हैं और इसका आकार धीरे धीरे बढ़ता जाता है। इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं हम ग्रह। क्या बोलते हैं? ग्रह। जैसे कि सूर्य एक तारा है, लेकिन जो पृथ्वी है वो क्या है? ग्रह है। पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है। पृथ्वी के अंदर नाभिकीय संलयन नहीं होता है, लेकिन सूर्य के अंदर नाभिकीय संलयन होता है। पृथ्वी है, ये क्या है? ग्रह है। और सूर्य क्या है? मान लीजिए ये सूर्य है, तो सूर्य क्या है? एक तारा है। सूर्य एक तारा है। इसमें नाभिकीय संलयन होता है, ग्रहों में नाभिकीय संलयन नहीं होता है। ग्रहों जो जो ग्रह हैं वो पृथ्वी से, यानी कि जो अपने स्टार, अपने तारे से एनर्जी प्राप्त करते हैं, या अपने तारे से इन पर रोशनी आती है, जिससे हमें ये चमकते हुए दिखाई देते हैं। अब अंत में हम जानेंगे सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती हैं, यानी कि खगोलीय पिंड क्या होते हैं। आखिरी का आज का हमारा टॉपिक है खगोलीय पिंड क्या होते हैं। हेडिंग डाल लेंगे खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड क्या होते हैं, ये हमको पढ़ना है। खगोलीय पिंड क्या होते हैं? खगोलीय पिंड कौन से होते हैं? तो वे सभी वस्तुएं, वे सभी सभी चीजें जो अंतरिक्ष में पाई जाती हैं, जो अंतरिक्ष में पाई जाती हैं, जो अंतरिक्ष में पाई जाती हैं, ये सभी वस्तुएं जो अंतरिक्ष में पाई जाती हैं क्या कहलाती हैं? खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड कहलाती हैं। इनमें कौन कौन सी वस्तुएं आती हैं? तो जैसे कि फर्स्ट पे आ जाता है तारे, जैसे हम कहते हैं स्टार। सेकंड पे आ जाता है ग्रह। थर्ड पे आ जाता है उपग्रह। उपग्रह थर्ड पे उपग्रह आ जाता है। इनमें क्षुद्र ग्रह भी होते हैं। क्या होते हैं? क्षुद्र क्षुद्र ग्रह। पांचवें पे क्या है? धूमकेतु। इसके अंतर्गत धूमकेतु भी आते हैं। अंतरिक्ष में जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सभी इसके अंतर्गत आ जाती हैं। और निहारिका। ये सभी जो पार्ट हैं, ये जो 6 पार्ट हैं, ये 6 पार्ट क्या कहलाते हैं? ये खगोलीय पिंड कहलाते हैं। अगर वो तारा है तो भी उसे खगोलीय पिंड कहेंगे, ग्रह है तो भी, उपग्रह है तो भी, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, निहारिका, इन सब 6 प्रकार इस तरह की चीज़ों को, इनको क्या बोलते हैं? इनको खगोलीय पिंड कहते हैं। सरल भाषा में, यानी कि अंत में हम सारे जो भी हमने पढ़ा उसका रिकॉल कर लेते हैं, क्या क्या हमने आज की क्लास में पढ़ा है, और उसके बाद अंत में रिकॉल कर लेते हैं। जैसे कि शुरुआत में अपन ने देखा था, तो शुरुआत में अपन ने पढ़ा एक सिंगुलरिटी थी, उससे बिग बैंग हुआ। बिग बैंग हुआ बिग बैंग हुआ। बिग बैंग से क्या हुआ? बहुत सारी एनर्जी निकली, एक्सप्लोर हुआ, तो उससे क्या हुआ? गैसें बनी। उससे गैसों का निर्माण हुआ, यानी कि गैसें जो एक सिंगुलरिटी थी उससे, एक मिनट, क्या लिखा गया? इससे क्या हुआ? गैसें बनी, और गैसों से फिर आगे चल के गैस बनी। गैस से क्या हुआ? फिर गैस के बादल बनने शुरू हुए। गैस के बादल बनने शुरू हुए। गैस के बादल क्यों बन रहे थे? क्योंकि इसमें एक शक्ति काम कर रही थी। कौन सी? गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा क्या काम कर रहा था? गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा था। गुरुत्वाकर्षण
बल कार्य कर रहा था, जिससे क्या हुआ, ये जो सारे जो कण हैं वो करीब आने लगे। करीब आने से क्या हुआ, इनमें गर्मी बढ़ती गई, इनकी गर्मी जो थी वो गर्मी बढ़ती गई, गर्मी इनकी बढ़ती गई, जिससे क्या हुआ फिर, जिससे तारे का निर्माण हुआ। तारे का निर्माण हुआ, जिससे तारे का निर्माण हुआ। इसके आसपास के कण, तारे के इसके आसपास के कण, तारे के आसपास के जो कण थे, इसके आसपास के जो कण थे वो मिलकर एक दूसरे से मिलकर, आसपास मिलकर क्या निर्माण किया, ग्रह का निर्माण किया। ग्रह का निर्माण किया। आज की हमारी आज की जो हमारी क्लास थी उसका मुख्य बिंदु या मुख्य टॉपिक यही था। आज हमें पढ़ना था खगोलीय पिंड क्या होते हैं। बिग बैंग जो हमने पढ़ा वो कल की क्लास में पढ़ा था। आज हमें जानना था खगोलीय पिंड क्या होते हैं, तारे क्या कहलाते हैं, ये उपग्रह ग्रह क्या कहलाते हैं। तो आज की क्लास में हम सभी ने ये सारी चीज़ें जानी। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगली वीडियो कौन से टॉपिक पर बनानी है ये भी आप कमेंट कर सकते हैं। और हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।